स्वागत है आपका अपना चैनल नूरी स्टडी क्लासेस में। और इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री और उसका सेकंड चैप्टर देखेंगे। और इस सेकंड चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले, यानी कि पूरा चैप्टर जो है वो एक ही वीडियो में द एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो कौन सा चैप्टर है? तो हमने फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता वाला जो जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियाँ, ये कंप्लीट कर चुका है। मतलब हमने पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिए हैं, इसे हम देख चुके हैं इसके बारे में। और जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे राजा, किसान और नगर, जो कि सेकंड अध्याय है, दूसरा अध्याय फर्स्ट। हिस्ट्री में तीन बुक हैं, तीन पुस्तक हैं, उसमें से ये फर्स्ट बुक का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक साम्राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें जानेंगे। इसमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की सारी घटनाओं का अध्ययन करेंगे विस्तार से। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इसके बाद मतलब आशा है मुझे, उम्मीद है मुझे कि किसी और वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और ये वीडियो जो है वो सभी बोर्ड के लिए है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, सभी बोर्डों के लिए उपलब्ध है, चाहे बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो एंड अदर बोर्ड से हो। अगर आपका सिलेबस NCERT अगर है तो ये वीडियो आपके लिए काम की वीडियो है, महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड, राजा, किसान और नगर। इसमें हम पढ़ेंगे, इस सभ्यता में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 16 महाजनपद के बारे में विस्तार से। मतलब 16 महाजनपद कैसे आए, ये महाजनपद क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और 16 महाजनपद का इसमें मैंने वो नाम नहीं ले पाया है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, उसमें आप देख लीजिएगा, इसका नाम वगैरह सब चीज़ है 16 महाजनपद के। तो देखिए 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आर्थिक राजनीति, मतलब उस समय इस 16 महाजनपदों में किस तरह से मतलब आर्थिक राजनीति और सामाजिक व्यवस्था चलाई जाती थी उसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता जैसे ही पतन हुआ, हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल था वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता था। तो जब ये हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल खत्म हुआ, यानी कि पतन हो गया इसका जब, तो उसके बाद आया वैदिक सभ्यता। इस वैदिक सभ्यता की जो स्थापना की थी वो आर्य लोगों ने की थी, इसलिए इसे हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि आर्य सभ्यता के नाम से भी इस सभ्यता को हम जानते हैं। अब देखिए वैदिक सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता है, लेकिन हमने हड़प्पा सभ्यता जो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? वो पढ़ा था कि एक नगरीय सभ्यता है, यानी कि एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और वैदिक काल में ही चारों वेदों की रचना हुई, यानी कि वैदिक काल जब आया तो उसी समय में ये चार वेद आए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद आए। और वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आए, यानी कि महाजनपदों का उदय हुआ। और इसके बाद क्या हुआ? नए नए नगर बने। तो इसलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सारी घटनाएं हुई थी, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन टॉपिक। अब देखिए वैदिक सभ्यता क्या है। तो वैदिक सभ्यता में आर्य लोग आए थे, तो इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, या तो आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य सभ्यता, इन लोगों ने संस्कृति के बारे में जाना, समझा, ये सब किया, तो इसलिए इन्होंने चार वेदों की रचना की। वो कौन से थे? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ये चार वेद कौन कौन से हैं इसे आप रट लीजिए या किसी भी तरह से करके याद रखिए, लेकिन आपको याद तो रखने ही पड़ेंगे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर आप हमारी वीडियो को सारे वीडियो देखते हैं तो आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद जताता हूँ कि आप ज़रूर से मतलब 350 से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। आप अगर सिर्फ वीडियो देखकर ही पढ़ाई करेंगे तो, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपना खुद सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप टॉपर भी कर सकते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद आए थे किसमें? तो आर्य लोग, मतलब वैदिक सभ्यता में ये चारों वेद आए थे। अब देखिए कि वैदिक काल, तो वैदिक काल में सबसे पहला जो था वो ऋग्वेद था। इस ऋग्वेद में जो मतलब आया था वो आया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी इसी समय। मतलब वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में क्या आया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की चर्चाएं हुई और ये सब धर्मों की स्थापना हुई। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में मौर्य वंश की स्थापना हुई, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। अब देखिए मौर्य साम्राज्य के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, उसे आपको हम बता देते हैं विस्तार से। तो चलिए इस छोटी सी स्टोरी को ही जान लेते हैं। उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा जब स्टोरी आप जान लेंगे। तो देखिए नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद।
नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी नहीं, चाणक्य। चाणक्य का 3 नाम था, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो ये चाणक्य है, ये घनानंद है और ये नंद वंश है। तो देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार में बुलाया और बुला करके चाणक्य की बेइज्जती की बहुत ज़्यादा। तो चाणक्य इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और इन्होंने घनानंद को पराजय यानी कि घनानंद को हराने के बारे में सोचा, इसके साम्राज्य को ख़त्म करने के बारे में सोच लिया, अपने दिलों में ठान लिया। तो जब चाणक्य वहाँ से इसके दरबार से जा रहा था तो वहाँ पे उसे मतलब जाते समय रास्ते में उसे कुछ बच्चे दिखाई दिए और वो बच्चा कोई खेल खेल रहा था जिसमें कि एक बच्चा जो था वो क्या बना हुआ था? राजा बना हुआ था और बाकी सब उसके प्रजा थे। तो जब ये सब चाणक्य ने ये सारी घटना को देखा तो चाणक्य ने सोचा कि ये जो बच्चा राजा बना हुआ है इसके अंदर कोई खास विशेषताएं हैं जिसके वजह से ये राजा बना है। तो इस बालक को इसके माता पिता के पास गए और 1.5 रुपये में इसे खरीद कर ले आए अपने पास। अब ये जब अपने पास इसे लेकर चले आए तो इसे क्या किया? अच्छी शिक्षाएं दी, यानी कि उस बच्चे को अच्छी शिक्षाएं दी। जब वो बड़ा हो गया उसको मतलब क्षत्रिय बनाया, एक योद्धा बनाया और उसे मतलब बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। उस शिक्षा देने के बाद जब वो बड़ा हो गया तो उस चाणक्य ने अपने बच्चे से कहा, यानी कि जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, वो बच्चे का नाम ही चंद्रगुप्त मौर्य था। तो उससे कहा उस बच्चे से कि अब मुझे इस घनानंद का सर चाहिए। तो अब गुरु की बात तो माननी पड़ती, जब मतलब बच्चा शिक्षा पूरा हासिल कर लेता है, ग्रहण कर लेता है तो उसे कुछ दान में देते, मतलब कुछ उसे देते हैं, गुरु को खुश करने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो उससे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से इस घनानंद का सर मांग लिया। तो अब जब गुरु ने मांग लिया तो बालक को देना ही पड़ेगा। तो वो चले गए और वो जाकर घनानंद के साम्राज्य यानी कि नंद वंश के साम्राज्य पर डायरेक्ट हमला कर दिया। अब जब डायरेक्ट किसी आप साम्राज्य पर हमला करेंगे, एक तो पहले से ये मगध मतलब साम्राज्य था और ये सॉरी नंद वंश था, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और ये नंद वंश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। तो इसके पास जाकर जब हमला किया तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हार कर वापस आ गया, इसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया। उसे फिर वो किसी तरह से अपने जान बचाकर भागा। जब वो जा रहा था तो किसी जंगल में वो जाकर एक जगह बैठे और वहाँ पर जब बैठे तो एक औरत और उसके एक बच्चे थे, एक औरत और उसकी एक बच्ची थी। तो वो क्या कर रहे थे, जब उसके पास एक रोटी थी तो वो रोटी को वो बच्चा बीच से खा रहा था, यानी कि बीच से तोड़ तोड़ कर खा रहा था, यानी कि साइड से नहीं तोड़ करके वो बीच से खा रहा था। तो उसकी माँ बोली कि ये क्या कर रहे हो, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की तरह तुम घनानंद के डायरेक्ट उसके सिंहासन पर ही हमला कर दिया, उसी तरह से तुम भी रोटी जो खा रहे हो वो बीच से ही खा रहे हो, उसके साइड से खाओ। तब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को ये बात सूझी कि हमें घनानंद को मतलब हराने के लिए डायरेक्ट उस पर हमला नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसके मतलब नंद वंश के साइड यानी कि पूरा जो क्षेत्र है उसके पहले आसपास के क्षेत्र को जीतना पड़ेगा, उसके बाद हम घनानंद को हरा सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने ऐसा ही किया, उसके आसपास इलाके को जीतता गया, जीतते अंत तक वो घनानंद तक पहुंच गया और घनानंद को अंत में हरा दिया, पराजय कर दिया और उसका सर काटकर अपने गुरु चाणक्य के पास ले आया और चाणक्य को दे दिया। तब उन्होंने मतलब इसी तरह से घनानंद का अंतिम हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मतलब मौर्य साम्राज्य की एक स्थापना की, वो की 321 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ये था इसका स्टोरी जो कि बहुत ही अच्छा था, आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और इसमें नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजय कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था वो 340 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना, जो कि बिहार में स्थित है। पटना जो कि बिहार का अभी वर्तमान में क्या है? जिला है, ठीक है।
सॉरी, राजधानी है, माफ़ कीजिएगा, बिहार का राजधानी जो है वो पटना है और ज़िले में हुआ था, मतलब बिहार के पटना में इसका जन्म हुआ था। और भारत के सबसे पहले हिंदू राष्ट्र थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त, इसके 3 नाम थे, आपको बता दिए, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। ये तीनों जो थे इस एक ही व्यक्ति का नाम था, यानी कि विष्णुगुप्त का ही ये तीनों नाम था। और अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो यही थे, मतलब कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जो कहें आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो कौन था? विष्णुगुप्त था। और अर्थशास्त्र के लेखक भी विष्णुगुप्त थे। अब देखिए ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ। जेम्स प्रिंसेस ने क्या हुआ कि जेम्स प्रिंसेस ने 1830 में एक ऐसी लिपि देखी जिसे वो दंग रह गया, तो उन्होंने इसके बारे में खोजा, वो जाना। तो जानते हैं अब ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि क्या होती है। आपने शायद वो पढ़ा नहीं पढ़े हैं, तो अब माफ़ कीजिएगा, वो चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो अंग्रेज़ की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेस। इसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में, जिसमें मतलब भरने वाले होते हैं या जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सभी बोर्डों में तो अभी ऑब्जेक्टिव ही हो चुका है। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाता है, बहुत बार मैंने देखा, हर बोर्ड एग्जाम के कॉपी देखे तो उसमें यह पूछा गया था तो कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला था? तो जेम्स प्रिंसेस ने निकाला था। और ये एक बार ये पूछा गया था कि जेम्स प्रिंसेस कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत ही मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हैं, बहुत ईजी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग जो हुआ था वो शुरू के अभिलेखों और सिक्कों में होता था। अभिलेख क्या होते थे? थोड़ा सा आपके लिए नया वर्ड हो सकता है अभिलेख। अगर आप पहले से हिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो अभिलेख आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हो, मतलब कुछ ऐसे मतलब होता था चकुट प्रकार का, इसमें कुछ लिखा होता था, तो जो लिखा होता था उसी को हम अभिलेख कहते थे। उसी को, यानी कि कुछ पत्थर का टाइप का होता था, उस पत्थर पे कुछ लिखा होता था, उसी को हम अभिलेख कहते हैं। सिक्के तो आप जानते हैं, ये सब मतलब की शुरुआत हुई थी ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में, ये सारी चीज़ लिखे गए थे सिक्कों और अभिलेखों पर। अब जेम्स प्रिंसेस को यह बात पता चल गया था कि ज़्यादातर जो अभिलेख और सिक्के हैं उस पर एक चीज़ कॉमन है, यानी कि हर सिक्के और अभिलेख पर ये प्रियदर्शनी राजा का नाम लिखा है। अब उसे ये पता करना था कि ये प्रियदर्शनी राजा है कौन। तो अब देखिए प्रियदर्शनी राजा के बारे में जानते हैं। प्रियदर्शनी का मतलब होता है मनोहर मुख आकृति वाला राजा, यानी कि अर्थ इसका ये होता है, अगर हम इसका हिंदी अर्थ करें तो जिसका मुंह सुंदर हो ऐसा राजा। तो जिसका मुंह सुंदर हो ऐसा राजा वो कौन? तो इसके बारे में देखिए ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। अब जब उसे पढ़ना ही नहीं आता था किसी को, तो वो कैसे पढ़ा गया, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपका, कि जब ऐसे वर्ड आपके सामने रख दिए जाएं जो कि आप नहीं पढ़े हैं तो उस वर्ड को आप कैसे पढ़ेंगे। तो वही यहाँ क्वेश्चन है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ कैसे निकाला या उसे पढ़ा कैसे। तो पश्चिमोत्तर से पाए गए अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। जो पश्चिम उत्तर साइड में जो अभिलेख पाए गए थे उसमें खरोष्टी लिपि का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था। तो इस क्षेत्र के जो हिंदू यूनानी शासक थे इन्हें और उसके द्वारा बनाए गए सिक्के और खरोष्टी लिपि, सिक्कों से बनाए गए ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो थे उससे जानकारी मिली। तो इससे जानकारी मिलने के बाद उनके द्वारा बनाए गए सिक्के में राजाओं का नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखी हुई थी, मतलब उसके राजा का नाम यूनानी शब्द में और खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ था। तो वहाँ से थोड़ी सी मतलब यूनानी से खरोष्टी थोड़ी सी सीखी लिपि, और यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों में अक्षरों का मेल किया, यानी कि यूनानी भाषा और खरोष्टी भाषा को मेल किया। और ब्राह्मी लिपि को अब कैसे पढ़ा गया? तो इस तरीके से मेल करने के बाद ये मतलब खरोष्टी लिपि पढ़ लिया गया। अब देखिए ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा। तो ब्राह्मी लिपि जो थी वो एक प्राचीन लिपि थी, यानी कि बहुत पुरानी लिपि थी, बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही थी। आजकल जो हम लगभग भारत के जितने भी भाषाएं बोलते हैं, चाहे तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, बंगाली हो, कुछ भी भाषाएं हैं वो ज़्यादातर जो है वो ब्राह्मी लिपि से ही मतलब मिला जुला है। तो भारत के ज़्यादातर जो भाषाएं पढ़ते हैं उनकी जो जड़ है वो ब्राह्मी लिपि है, यानी कि मुख्य जड़ जो माना जाता है वो ब्राह्मी लिपि ही माना जाता है। अब 18वीं शताब्दी में यूरोप विद्वानों ने भारत के पांडुलिपियों की मदद से बंगाली और देवनागरी लिपि में बहुत सारी पांडुलिपियाँ पढ़ी
और अक्षरों का प्राचीन अक्षरों से मेल किया। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है आपके लिए पांडुलिपियाँ। तो पांडुलिपि वो होता है जो कि हाथ से कुछ लिखा होता है, यानी कि जो आप नोट्स बना रहे हैं तो वो हाथ से अपने लिख रहे हैं, तो उसी समय जो पुराने ज़माने पे जो विशेषज्ञ होते थे, जो खास तौर पर कोई फाइल होती थी जिसे कि हाथ से लिखा जाता था, उसी को पांडुलिपि कहा जाता था। तो इस अक्षरों को मेल किया, उसके बाद समझा। यह 18वीं शताब्दी की बात है। और कई दशकों बाद जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि निकाली। मतलब बहुत दिनों के बाद जेम्स प्रिंसेस ने जब अशोक की ब्राह्मी लिपि निकाली तो उसे वही वर्ड दिखाई दिया, जेम्स प्रिंसेस। तो जब ये जेम्स प्रिंसेस वाली सॉरी, उसको एक वही वर्ड दिखाई दिया जो कि आपने ऊपर अभी देखा था, हिंदी यूनानी पश्चिमोत्तर, हाँ ये प्रियदर्शनी जो था, यही वर्ड उसे दिखाई दिया जेम्स प्रिंसेस को। तब उन्होंने समझ गया कि ये जो अशोक है, अशोक के लिए ही जेम्स प्रिंसेस शब्द का प्रयोग किया जाता था। अशोक के लिए ही जेम्स प्रिंसेस शब्द का प्रयोग किया जाता था। और ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ जेम्स प्रिंसेस ने 1838 ईस्वी में निकाल लिया। तो ये था ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का इतिहास, कैसे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया, कितनी परेशानियां आई, ये सारी डिटेल। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ कैसे निकाला, किस किस मतलब समस्याओं से समाधान करना। ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस इतने से पूछे जाते हैं कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला, कब निकाला, यही पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन आपके मतलब ज़्यादा अंदाजे के लिए ये सब कुछ बता दिया आपको ताकि याद रहे। उसके बाद सिक्के किस प्रकार के होते हैं। अब देखिए सिक्के किस प्रकार से होते थे। तो व्यापार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास सामान का आदान प्रदान करता है या विचारों का आदान प्रदान करता है तो उसे व्यापार कहते हैं। अब देखिए व्यापार जो करते थे उसमें सिक्कों का प्रयोग करते थे। अब ये सिक्के जो होते थे वो चांदी के होते थे, तांबे के, आहार सिक्के होते थे। और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले की बात है, यानी कि जो सिक्के का प्रयोग किया जाता था व्यापार के लिए वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले ही किया जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से सिक्कों के द्वारा व्यापार करना बंद हो गया। इस समय खुदाई में मिली मतलब खुदाई की जा रही थी तब ये सिक्के प्राप्त हुए थे। मतलब जब ये सब खुदाई की जा रही थी उस जगह की, तब ये सिक्के प्राप्त हुए और इससे पता चला कि ये सब सिक्के जो थे वो क्या करने के लिए बनाए गए थे, तो व्यापार करने के लिए बनाए गए थे। इन सिक्कों को राजाओं ने जारी करवाया था, यानी कि ये हो सकता है, ऐसा इतिहासकार अंदाज़ा लगाता है कि ये जो सिक्के हैं वो शायद राजाओं ने बनवाए होंगे या तो कोई मतलब अमीर व्यापारी होगा, उन्होंने ये सिक्का बनवाया होगा, ऐसा अंदाज़ा लगाता है इतिहासकार। लेकिन मेन कारण इतिहास में जो क्या रीज़न था, मेन क्या कारण था, वो हमें पता नहीं चल पाता है। और शासकों के नाम और चित्र के साथ सबसे पहले सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे। ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शासकों के नाम और चित्र के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने बनवाए थे। तो सबसे पहले सिक्के कितने बनवाए थे? हिंद यूनानी शासकों ने बनवाए थे। अब सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने बनवाया था। सोना का सिक्का सबसे पहले किसने बनवाया था? तो कुषाण शासक ने बनवाया था, जारी किए थे। और इन सिक्कों का वजन और आकार उस समय के रोमन सिक्के के जैसा ही था, यानी कि जो रोमन साम्राज्य के सिक्के थे उसी तरह के सिक्के बनाए गए थे। ये कुषाण शासक वाले जो सिक्के थे, रोमन साम्राज्य के बारे में क्लास 11th में आपने पढ़ चुका है, उसके बारे में बताना नहीं चाहते हैं। उसके बाद पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योधे शासकों में तांबे के सिक्के जारी किए गए। क्षेत्रों की हज़ारों की संख्या में, मतलब ये सिक्के जो थे वो पंजाब और हरियाणा से हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की तादाद में निकले। सोने के सबसे बेहतरीन जो सिक्का बनवाया था, सोना का सबसे बहुत अच्छा खूबसूरत जो सिक्का बनवाया था वो गुप्त शासकों ने बनवाया था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 16 महाजनपद, जिसके बारे में ये चैप्टर बना हुआ है, 16 महाजनपद के बारे में। तो चलिए जानते हैं यहाँ से 16 महाजनपद के बारे में।
प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक अहम बदलावकारी काल माना जाता है। यानी कि प्रारंभ में भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। अब इसे एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है, आखिर क्या विशेषताएं इस काल की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, तो ये काल इसकी ये है कि इस काल में आरंभिक राज्यों का उदय हुआ, उभराव, यानी कि 16 महाजनपद जो आए वो इसी समय आए। लोहों के जो प्रयोग थे वो बढ़ गए, सिक्कों का इस्तेमाल बढ़ गया, ठीक है, और सिक्कों का भी विकास हुआ। यानी कि इस समय हल देखे थे आपने, इस तरीके से आपको बताए थे पिछले में, इस तरह से हल होते हैं। तो हल में जो यहाँ पे कुछ नोकीला टाइप का एक लकड़ी का बना होता था, फाल जिसे कहते, तो यहाँ पे अब लोहे का लगा दिया गया था फाल, तो लोहे का प्रयोग बढ़ गया था। तो इसी समय में बौद्ध जैन जैसे साहित्य, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 महाजनपदों का जिक्र हुआ। यानी कि बौद्ध धर्म में यहाँ पे ये एक है, बौद्ध और जैन धर्म में 16 महाजनपदों का जिक्र है। आप याद रखिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किस साहित्य में, किस साहित्यिक स्रोत में हमें 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, चर्चा मिलता है, तो वो जैन और बौद्ध धर्म के साहित्यिक स्रोत में इस 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। हालांकि महाजनपदों के नाम की तालिका इन ग्रंथों में एक बराबर नहीं है। यानी कि इस महाजनपदों की सीक्वेंस नहीं है, यानी कि एक तरीके से, यानी कि ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये छोटा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरीके से नहीं है। मतलब कोई बड़ा है, कोई छोटा है, फिर कोई छोटा, कोई बड़ा है, इस तरह से लगाया गया है। तो देखिए वो कुछ महाजनपद हैं जिसके नाम हैं वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ठीक है। ये सब जो हैं वो क्या है, महाजनपदों के नाम है। 16 महाजनपदों के नाम है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम ही महाजनपद हैं, जो कि मतलब आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है चैप्टर है, पार्ट है, वो उसे आप देख लीजिए। वहाँ पे 16 महाजनपद के बारे में हमने बता दिया है। तो अक्सर मिलते हैं, इसके यह स्पष्ट होता है कि उस वक्त महाजनपद सबसे अहम महाजनपदों में गिने जाते हैं। मतलब ये सारे जो महाजनपद थे वो महत्वपूर्ण महाजनपद थे, एक अहम महाजनपद थे, बड़े महाजनपद थे। और इसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। मगध, ठीक है, मगध महाजनपद था सबसे शक्तिशाली। और अधिकांश महाजनपदों पर क्या होता था, राजा का शासन होता था। कोई एक राजा उस महाजनपद पर शासन करता था। लेकिन अपवाद में एक ये टॉपिक है, वो ये टॉपिक ये है कि गण और संघ के नाम के एक राज्य था जहाँ पे समूह में शासन करते थे। मतलब ये पूरा समूह होता था, यानी कि 10-15 व्यक्ति होते थे, पूरा परिवार होता था, और वो सब मिल करके क्या करते थे, शासन करते थे। ठीक है, ये अपवाद में है एक। उसके बाद हर जनपद की राजधानी होती थी, और ये किले से घिरी हुई होती थी राजधानी, किलेबंद होती थी। और किलेबंद राजधानी के रखरखाव के लिए क्या होते थे, धन की, मतलब नौकर की ज़रूरत होती थी, सैनिकों की ज़रूरत होती थी। अब सैनिक और नौकर की जब ज़रूरत होगी तो उसे आय की भी ज़रूरत होगी, यानी कि धन देने की ज़रूरत होगी। तो उसे वो धन कहाँ से लाते थे, तो ये अनुमान लगाता इतिहासकार कि पड़ोसी राज्यों को लूट कर लाता होगा। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं थी 16 महाजनपदों के बारे में। अब देखिए, शासक किसान और व्यापारियों से कर वसूलता होगा। ऐसा माना जाता है कि जब उसे अपने नौकरों के लिए या अपने सैनिकों के लिए जब उसे पैसे देने होंगे तो वो कहाँ से देता होगा, तो वो क्या करते होंगे, किसानों और व्यापारियों से टैक्स वसूलता था। और हो सकता है कि पड़ोसी राज्यों को लूट कर भी धन इकट्ठा किया जाता हो। और धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अस्थाई नौकरशाही रखना स्टार्ट कर दिया, मतलब परमानेंटली उन्होंने नौकरशाही उसको रख लिया। अब देखिए, मगध, आपको हम बताएं कि मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली था, समृद्ध महाजनपद था। आखिर कारण क्या था, मगध ही इतना 16 महाजनपदों में से सिर्फ एक मगध ही इतना शक्तिशाली क्यों बना? और 15 भी तो थे, मगध को छोड़कर और भी 15 थे, ये क्यों नहीं बने? तो इसके क्या रीज़न थे? ऐसे क्वेश्चन आपके मन में शायद
चल रहे होंगे। तो चलिए उसका भी आंसर जानते हैं। ये प्राकृतिक रूप से घिरे हुए थे, यानी कि ये नेचुरल तौर पर घिरे हुए थे। वो कैसे थे? तो इस जनपद के इर्द गिर्द यानी कि अगल बगल पहाड़ियाँ मतलब पहाड़ियाँ थी, और जो कि प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा करती थी। और यह उपजाऊ भूमि थी, मतलब यहाँ की जो भूमि थी वो उपजाऊ भूमि थी। जैसे कि गंगा और सोन नदी से यहाँ की सिंचाई की जाती थी, पटवन किया जाता था। और जब जहाँ की पानी अच्छी हो, स्वच्छ पानी हो, अच्छी पानी हो, तो वहाँ पे फसल भी बहुत अच्छी अच्छी होती थी। तो इससे क्या होता था, ये समृद्ध होता गया। और यहाँ पे जो क्या थे, जंगल थे। अब झारखंड की तरफ देखेंगे तो जंगल था। तो पहले झारखंड जो था वो बिहार में स्थित था। तो ये जो मगध था वो बिहार में ही स्थित था, मगध बिहार में स्थित था, ऐसा याद रखिएगा। और जंगल जो थे, जंगल क्षेत्रों से इसे हाथी उपलब्ध हो जाते थे, जो कि सेना में इसे रखने में बहुत काम आते थे। युद्ध के समय सेना में इसे रखे जाते थे। और योग्य महाशक्ति, मतलब यहाँ की जो राजाएं थे, मगध के राजा बहुत योग्य और शक्तिशाली थे, मतलब अहम और शक्तिशाली बलवान थे यहाँ के राजा सब। उसके बाद गंगा और सोन नदी के पानी से यहाँ की सिंचाई की जाती थी, ये हो गया। और व्यापार में वृद्धि होती थी, जब मतलब यहाँ गंगा और सोन नदी से सिंचाई भी की जाती थी, और गंगा और सोन नदी से यातायात भी था, मतलब व्यापार का भी ये एक रास्ता था। ठीक है, नाव द्वारा व्यापार भी किया जाता था। और लोहे की यहाँ पे खदानें थी, जिससे कि सेना के लिए हथियार मतलब बनाए जाते थे, हथियार खरीदने नहीं पड़ते थे। तो बहुत सारी विशेषताएं इसकी है, जिसके वजह से ये मगध साम्राज्य जो है इतना समृद्ध हुआ, शक्तिशाली हुआ। अब देखिए एक आरंभिक साम्राज्य कैसे हुआ। अब देखिए मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ, यानी कि मगध जो है वहीं से मौर्य साम्राज्य का भी मगध साम्राज्य के से ही मौर्य साम्राज्य भी आया है। जो कि आपको स्टोरी बताई वो स्टोरी वही थी, इसी से मिली हुई थी। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि 321 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी, जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बताइएगा कि अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आप इसे याद रखिएगा, बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अब मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत, मौर्य वंश के बारे में मतलब ऐसे वंश के बारे में मैं जानकारी आखिर कैसे मिली। मौर्य वंश के बारे में जो हम बात करते हैं वो क्या है, वो 321 ईसा पूर्व की घटनाएं के बारे में हमें जानकारी कैसे मिली। क्या उस समय के कोई व्यक्ति जीवित थे जिन्होंने हमें बता कर गए? नहीं। आखिर उस साम्राज्य के बारे में यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी कैसे मिलती है? वहाँ के मतलब जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला, ये सब हुई, उतनी घटनाएं हुई, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी स्थापना की, चाणक्य उसका गुरु था। इतनी सारी जानकारी आखिर हमको मिली कैसे? तो वो जानेंगे इसमें हम। देखिए यहाँ की जो मूर्ति कला थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। और समकालीन रचनाएं यानी कि मेगास्थनीज द्वारा जो लिखी गई थी इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेगास्थनीज द्वारा। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इंडिका पुस्तक लिखी थी। और चंद्रगुप्त के दरबार में आए यूनानी राजदूत मंत्री द्वारा लिखे गए पुस्तकों से, यानी कि जो चंद्रगुप्त दरबार में जो विदेशी यात्री आए व्यापार के लिए या यात्रा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो उन्होंने अपने अपने वृत्तांत लिखे। उस वृत्तांत में कुछ अच्छे लिखे थे, तो उस वृत्तांत को पढ़ने के बाद इस मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और अर्थशास्त्र पुस्तक यानी जो कि चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। चाणक्य का 3 नाम था, आपको बताए थे। चाणक्य का 3 नाम था, कौन था? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इसके कुछ भागों की रचना जो थी वो कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, यानी कि जो अर्थशास्त्र की कुछ हिस्सा था उसका जो रचना किया था यानी कि लिखा जो गया था वो कौटिल्य या चाणक्य ने लिखी थी। और इस पुस्तक से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। और जैन और बौद्ध धर्म जो है वो पौराणिक ग्रंथों से जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथों तथा और भी कई प्रकार के ग्रंथों से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि जैन और बौद्ध धर्म के जो पौराणिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए अशोक के स्तंभ से, अशोक ने एक काम किया था जो कि स्तंभ लिखवाए थे। स्तंभ कुछ इस प्रकार से होते थे कि कोई किसान है या कोई व्यक्ति है उसे कुछ दिया जाता था, गिफ्ट दिया जाता या कुछ भूमि दी जाती थी, तो उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता था जिसे स्तंभ कहते थे। वो स्तंभ में कुछ
कुछ लिखा होता था, यानी कि जो जिसे मतलब वो दिया जाता था, जो देता था उसका नाम होता था, और कुछ उसमें विशेषताएं होती थी, कुछ बातें होती थी, तो उसे स्तंभ, तो अशोक ने ये स्तंभ लिखवाए थे, और अशोक द्वारा लिखवाए गए स्तंभों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये सभी स्रोत हैं जिसके कारण हमें मौर्य वंश के बारे में इतनी सारी जानकारी मिलती है। अशोक पहला सम्राट था जो अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। मतलब अशोक पहला ऐसा शासक था, सम्राट था, जिन्होंने अपने प्रजा के लिए, अपने जनता के लिए, नागरिकों के लिए क्या किए थे, एक प्राकृतिक पत्थर में, पॉलिश की हुई पत्थर में एक स्तंभ लिखवाए थे, मतलब अपने बारे में लिखवाया था। अब देखिए मौर्य साम्राज्य में प्रशासन, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन व्यवस्था कैसा था, वहाँ का प्रशासन कैसा था, वहाँ पे प्रशासन व्यवस्था कैसे चलाया जाता था, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे मौर्य साम्राज्य में, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। पहला जो था वो था राजधानी, जो कि हर किसी की होती थी राजधानी। तो वो राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, याद रखिएगा, राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। प्रांतीय केंद्र जो थे वो तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी, ये सब उसके प्रांतीय केंद्र थे। और पश्चिम में पाकिस्तान से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश प्रकीर्णन मिले, मतलब एक ही जैसा संदेश उत्कीर्ण मिला है, लिखा हुआ मिला है। तो इससे ये इतिहासकार ये अंदाज़ा लगाता है कि ये जो पाकिस्तान और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड जो है, ये यहाँ पर मौर्य वंश का ही शासन रहा होगा, इसलिए यहाँ इन सभी जगहों पर एक ही जैसा संदेश उत्कीर्ण मिले हुए हैं। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि इस साम्राज्य में हर जगह एक समान प्रशासनिक व्यवस्था थी। मतलब मौर्य साम्राज्य में हर किसी जगह, मतलब राजधानी हो या कोई उसके प्रमुख क्षेत्र हो, हर जगह एक ही मतलब क्या हो, शासन व्यवस्था नहीं रहा होगा। अब जैसे देख लीजिए अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका और दूसरी तरफ उड़ीसा, मतलब उड़ीसा का तटवर्तीय क्षेत्र, तो यहाँ पे एक ही जैसा शासन, मतलब एक ही जैसा शासन व्यवस्था रख पाना, प्रशासनिक व्यवस्था रख पाना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। और तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग हैं। और तक्षशिला और उज्जैनी जो है, ये दोनों क्या है, बहुत लंबी दूरी पर स्थित है, और ये एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है, यानी कि जो व्यापार का मार्ग है, ये दोनों सबसे ज़्यादा व्यापार वाले मार्ग पर स्थित है। और स्वर्णगिरी सोने का पहाड़ जिसे हम कहते हैं, कर्नाटक में सोने की खदानें थी, और साम्राज्य के संचालन में भूमि और नदियां दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीने लग जाता था। राजधानी से मतलब प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह लग जाते थे या महीनों लग जाते थे। अब मेगास्थनीज के द्वारा मतलब मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक व्यवस्था कैसी थी मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो देखिए मेगास्थनीज ने बताया कि यूनान का राजदूत और एक महान इतिहासकार था। मतलब मेगास्थनीज जो था वो यूनान का एक राजदूत था और एक महान इतिहासकार भी था। तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम जो था वो क्या था, इंडिका था। तो जिसका नाम इंडिका था, इस पुस्तक में उन्होंने हमें ये बताया कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है इंडिका पुस्तक में। मेगास्थनीज ने बताया कि मौर्य साम्राज्य में सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति होते थे। यानी कि मेगास्थनीज ने बताया कि सेना का जो संचालन होता था, मतलब मौर्य साम्राज्य के जो सेना थे उसके संचालन के लिए एक समिति बनाया गया था, और ये 6 उप समिति बनाए गए थे। अब देखिए ये एक समिति और 6 उप समिति कैसे थे। तो एक समिति और 6 उप समिति, शायद वो पिक लेना, हम तो भूल नहीं गए। हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। अब देखिए भूमिदान, इतिहासकारों को बहुत प्राचीन समय के ऐसे सबूत मिले हैं, उन्होंने देखा है कि यह पता चलता है काफ़ी पुराने, यहाँ से छोड़िए, ये नहीं, यहाँ पे है
वो जो एक समिति और 6 उपसमिति वो कौन थे? तो देखिए वो एक समिति थे और 6 उपसमिति थे। तो पहला जो था वो क्या करता था? तो वो नौसेना का संचालन करता था। मतलब नौसेना का जितना भी काम था वो सारा एक नौसेना का संचालन का था, वो उसका काम था। नौसेना मतलब नाव किस तरह से कहाँ रखना है, कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है, वो नौसेना का संचालन था। उसके बाद यातायात खान पान का संचालन एक व्यक्ति देखता था। मतलब सैनिकों को कब खाने की ज़रूरत हो, क्या खाना देना है, कैसे देना है, उसका जो देख रेखाव करने वाला था वो यातायात और खान पान का संचालन करने वाला था। उसके बाद पैदल सैनिकों का संचालन, मतलब जो सैनिक पैदल चलते थे उसके देख रेख के लिए एक संचालन बनाया गया था जिसे पैदल सैनिक संचालन का नाम दिया गया था। उसके बाद अश्वारोहियों, जो कि मतलब घोड़े हाथियों पर बैठकर सेना में जाते थे, उसका अश्वारोहियों घोड़े हाथियों का संचालन करना। उसके बाद रथारोहियों, जो कि रथ वगैरह पर रहते थे, उसका संचालन करना और हाथियों का संचालन करना। तो ये इस प्रकार से एक समिति और 6 उप समिति थे। अब देखिए अशोक ने धम्म का प्रचार किया। अशोक ने धम्म का प्रचार किया, वो कैसे किया? अशोक ने धम्म का प्रचार किया। तो धम्म के सिद्धांत जो थे वो साधारण और सार्वभौमिक थे, मतलब सभी के लिए थे। और धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन जो था इस संसार में और उसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। मतलब अशोक का ये मानना था, अशोक ये कहते थे कि अगर आप धम्म को अपनाते हैं तो ये इस संसार में आपका जीवन अच्छा तो रहेगा ही रहेगा, और इसके बाद मरने के बाद जो आपको दूसरी दुनिया में आपको जो जाएंगे वहाँ पे भी आपका जीवन कुशल रहेगा, अच्छा रहेगा, ऐसा मानना था। धम्म से अभिप्राय, यानी कि धम्म से क्या अभिप्राय है? तो धम्म एक नियमावली अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। मतलब धम्म एक नियमावली था जो कि अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से इसका प्रचार किया। और इसमें बड़ों के प्रति उदारता, मतलब उदार व्यवहार करने के लिए बताया गया है। और सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदार रहने के लिए बताया गया है। सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करने के लिए कहा गया है। दूसरों के धर्म लिखा है यहाँ पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा। दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर करें, मतलब दूसरों के धर्म को बुरा नहीं कहें, उसके धर्म और परंपरा का आदर करें, ऐसा धम्म में कहा गया है। तो धम्म के बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो धम्म के बारे में एक बार आप अच्छे तरीके से जान लें। धम्म एक क्या था? धम्म इनका सिद्धांत जो था वो एक साधारण सा सिद्धांत था और ये सबके लिए था, सार्वभौमिक था। धम्म जो था वो क्या था? इसके लिए धम्म के अनुसार अशोक का ये मानना था कि इस जीवन में अगर आप धम्म को अपनाते हैं तो इस जीवन में आपका जीवन कुशल रहेगा ही रहेगा, इसके बाद के जीवन में भी आपका जीवन अच्छा रहेगा। उसके बाद धम्म जो था वो क्या था? एक नियमावली था और अशोक ने अपने अभिलेख की मदद से इस धम्म का प्रचार किया था। इसमें क्या कहा गया था? इसमें बड़ों के प्रति आदर करने को कहा गया था, बड़ों के प्रति उदार रहने को कहा गया था। उसके बाद सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदार व्यवहार करने को, अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा गया था। सेवकों और दासों के, नौकर और दासों के बीच क्या किया गया था? एक उदार व्यवहार करने के लिए कहा गया था। और दूसरों के धर्म को और परंपराओं को अच्छा, मतलब दूसरों के धर्म और परंपराओं को आदर करने के लिए कहा गया था इस धम्म में। तो धम्म के बारे में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए क्या किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए कौन से कदम उठाए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए अशोक ने धम्म प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी वर्ग नियुक्त किया। मतलब अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए कुछ अधिकारी वर्ग नियुक्त बुला लिए, जिससे धम्म महामात्र कहा गया। तो ऑब्जेक्टिव में ये बहुत बार पूछा गया है कि धम्म महामात्र किसे कहा जाता, मतलब किसे कहा गया है। तो अशोक ने जो धम्म प्रचार के लिए अधिकारी नियुक्त किए थे उसे ही धम्म महामात्य कहा जाता था। उसने 13वें शिलालेख में लिखा है, 13वें शिलालेख में ये लिखा है कि मैंने सभी धार्मिक मतों के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किया। मतलब चाहे आप किसी भी धर्म से हैं वो आप धम्म को अपना सकते हैं। वे सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों के देखभाल करेंगे। वह
अधिकारी अलग अलग जगहों पर जाते रहते थे और उनके प्रचार कार्य के लिए वेतन दिया जाता था। मतलब जो जो धम महामात्र थे, धम महामात्र जो थे, इनको क्या करते थे, प्रचार प्रसार के लिए धन दिए जाते थे, यानी कि वेतन तनख्वाह दिया जाता था। उनका काम था स्वामी, दास, धनी, गरीब, वृद्ध, युवक की इन सभी व्यक्तियों को क्या करना, धम्म के बारे में बताना, विशेषताएं बताना, ठीक है, और इसकी आकस्मिकता को पूरा करना, ऐसा इसका मतलब था। इस धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था और इसे वेतन दिया जाता था। इसका काम था कि मतलब अलग अलग जगहों पर जाकर उसको क्या करना है, मतलब चाहे वो बूढ़े हो, गरीब हो, दास हो, वृद्ध हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, उसको क्या करना है, उसके बारे में बताना, धम्म के बारे में बताना है, उसको प्रचार प्रसार करवाना है, ऐसा अशोक का मतलब राय था। और अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं, मतलब अशोक का जो धम्म था उसकी विशेषता के बारे में अब जानेंगे। अशोक के धम्म का एक नैतिक नियम या सामान्य विचार संहिता थी, जिसकी प्रमुख विशेषताएं, मतलब इसकी संहिता थी, मतलब ये किसी भी, चाहे आप किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, वो इस धम्म में आ सकते हैं, ऐसा इसका मानना था। अब देखिए, नैतिक जीवन व्यतीत करना मतलब इस धम्म के अनुसार कहा गया है कि मनुष्य को सामान्य एवं सदाचार तरीके से जीवित व्यतीत करना चाहिए। मतलब धम्म के अनुसार ये कहा गया है कि मनुष्य को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही किसी चीज़ का उपयोग करना, यानी कि मतलब आपके पास क्या है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब आपको ज़रूरत बहुत कम, छोटी सी चीज़ों की ज़रूरत है और आप बहुत बड़ी चीज़ ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहते। उसके बाद वासनाओं पर नियंत्रण करने के लिए बताया गया है धम्म ने। इस धम्म के अनुसार बाहरी आडंबर और अपने वासना पर नियंत्रण करने के बारे में बताया गया था। इस वर्ड को हम ज़्यादा विस्तार में नहीं बता सकते, आप बहुत ही होशियार हैं, आप समझ रहे हैं कि वासना क्या है। तो वासना को अपने नियंत्रण में रखने के लिए कहा गया है। उसके बाद दूसरे धर्म का सम्मान करने के लिए कहा गया है, यानी कि अशोक के अनुसार ये कहा गया कि दूसरों के धर्म का प्रति आदर करना चाहिए, प्रति सहिष्णुता रखनी चाहिए, जतानी चाहिए, मतलब दूसरों के धर्म की अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए उसके साथ। जीवन जंतु की क्षति ना पहुँचे, मतलब जीव जंतु को ज़्यादा क्षति ना पहुँचाएँ, ऐसा इसका मानना था। अशोक के धर्म के अनुसार पशु पक्षियों, जीव जंतुओं की हत्या या उन्हें क्षति नहीं पहुँचाना, इसका ये था। उसके बाद इसके प्रति दयालु बनाना, इसके नौकर और अपने से छोटे के प्रति दयालु बनना, मतलब सबके प्रति दयालु रहना, चाहे बड़े हो, छोटे हो, नौकर हो, दास हो, कुछ भी हो, सबके प्रति दयावान रहना चाहिए, ऐसा धम्म में कहा गया है। सभी का आदर करना चाहिए, चाहे माता हो, पिता हो, गुरु हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, उस सब है, ठीक है, सन्यासी हो, सबका मतलब क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ऐसा मतलब बौद्ध धर्म बोलते हैं, धम्म में ऐसा बताया गया है। अब देखिए, क्या मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण है? अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन एक ऐसा आ गया है, क्या मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण है? तो अब ये कैसे जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण है या नहीं है? तो इसे पढ़ने के बाद ही हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो 19वीं शताब्दी में जब भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य की इतिहास का प्रमुख काल माना गया। यानी कि जब इतिहासकारों ने इतिहास लिखना शुरू किया, तो उन्होंने जो प्रारंभिक इतिहास की रचना शुरू करनी स्टार्ट की, तो जो मुख्य काल माना गया वो मौर्य साम्राज्य को ही माना गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण है या नहीं है। क्यों है महत्वपूर्ण? तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि मौर्य साम्राज्य का जब इतिहास, मतलब यानी कि जब इतिहास लिखा गया, तो उसमें जो प्रमुख काल माना गया, यानी कि मुख्य काल माना गया, वो किसे माना गया? यानी इस समय भारत गुलाम था, और मतलब जिस समय ये मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं 19वीं सदी में, उस समय भारत गुलाम था। और क्या बात के, तो ये था इस समय, यहाँ पे आप समझ गए कि मतलब मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि इतिहास लिखने में जो प्रमुख काल माना गया वो मौर्य साम्राज्य को ही माना गया। अब देखिए, इस समय क्या थे,
कला का साक्ष्य मिला है, जैसे कि मूर्ति कला साम्राज्य की पहचान थी, यानी कि मौर्य साम्राज्य की मूर्ति कला जो थी वो साम्राज्य की पहचान थी। अभिलेख दूसरों से अलग, जितने भी मतलब शासकों के अभिलेख मिले हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अलग जो मिले हैं वो किसके मिले हैं, तो मौर्य साम्राज्य के मिले हैं। अशोक एक महान शासक माना जाता है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार अशोक को एक क्रूर शासक माना जाता है। लेकिन अगर हम बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार देखें तो अशोक एक महान शासक, दयालु शासक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य ज़्यादा दिनों तक नहीं चला था, ये 150 वर्ष तक ही चल पाया था। अब देखिए दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में जैसे चोल, चेर और पांडु जैसे सरदारियों का जन्म हुआ, ठीक है, उदय हुआ या जन्म हुआ। ये राज्य जो थे वो समृद्ध अस्थाई थे, मतलब ये राज्य जो थे बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, धनी थे और एक अस्थाई राज्य थे। और प्राचीन जो तमिल संगम थे, इस ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। किसका, तो ये जो पांडुचेरी थे, मतलब चेर, पांडु, चोल शासक जो थे, मंदिरों को सबसे ज़्यादा जो मंदिर बनवाए थे वो चोल शासक ने ही बनवाए थे। तो प्राचीन तमिल संगम जो थे ग्रंथों के अनुसार वो क्या थे, एक मतलब उल्लेख मिलता है, प्राचीन तमिल संगम में इसका अभिलेख मिलता है। सरदार राजा लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व जुटाते थे, मतलब बहुत लंबी दूरी का व्यापार करते थे और उससे वो अपना राजस्व धन जुटाते थे। इसमें सातवाहन राजा भी शामिल थे। सातवाहन राजा भी इसी सरदारी यानी कि इस चोल वंश, इसी में किसी मतलब चोल वंश, पांडुचेरी, चेर इसी में शामिल थे। अब देखिए सरदार और सरदारी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सरदार और सरदारी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि सरदार और सरदारी क्या है। तो देखिए सरदार जो होता था एक ताकतवर व्यक्ति होता था, शक्तिशाली व्यक्ति होता था, जिसका पद जो होता था वंशानुगत होता था। वंशानुगत का मतलब क्या होता है, यानी कि पिता के बाद बेटा और बेटा के बाद उसका फिर बेटा और उसके बाद फिर उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, तो इसे वंशानुगत कहते हैं। यानी कि वंश से परंपरा के अनुसार चली आ रही सिंहासन पर बैठता जो है उसे वंशानुगत कहते हैं। वंशानुगत भी हो सकता था या नहीं भी हो सकता था, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता था, कोई और भी हो सकता था, ऐसा माना जाता है। उसके समर्थक इसके खानदान के लोग होते थे, यानी कि सरदार और सरदारियों का जो समर्थक का लोग होता था वो उसके खानदान के ही लोग होते थे। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन था, मतलब कुछ विशेष प्रकार के थे, जैसे कि युद्ध के समय नेतृत्व करना, यानी कि जब युद्ध होता था तो ये सरदार और सरदारी अपने आप को सैनिक के रूप में अपने आप को ढाल लेते थे और युद्ध में नेतृत्व करते थे और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता करवाते थे, यानी कि मेल मिलाप करवाते थे और भूमिका निभाते सम्मिलित करवाते थे। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेते थे जिसे कि राजा वसूली करते थे, यानी कि ये क्या करते, सरदार और सरदारी अपने करीबी लोगों से क्या करते थे, भेंट लेते थे। भेंट के तौर पर जिसे हम कहते हैं गिफ्ट लेते थे। क्या लेते थे, गिफ्ट लेते थे। लेकिन जो राजा होता था वो क्या करते थे, वसूली लेते थे, यानी कि टैक्स लेते थे, कर लेते थे। वह अपने समर्थकों में फिर इसी भेंट को वितरण कर देते, मतलब सरदार सरदारी को जो भेंट मिलता था उस भेंट को फिर अपने समर्थकों के लोगों में क्या करते थे, उसे बांट देते थे। और सरदारियों में प्रायः कोई अस्थाई सेना अथवा अधिकारी नहीं होता था। इसमें कोई अस्थाई सैनिक और कोई अस्थाई अधिकारी नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था क्योंकि इसे कोई अस्थाई मतलब इसे हमेशा के लिए ये शासन नहीं करना था, इसे अस्थाई शासन नहीं बनना था, तो इसलिए इसकी कोई अस्थाई और परमानेंटली अधिकारी नहीं होता था। अब देखिए वैदिक राजा क्या है, वैदिक नहीं है, ये दैविक है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। दैविक राजा का मतलब ये होता है कि मतलब ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई राजा जो अपने आप को देवता का पुत्र मानता हो। तो ऐसा भी हमारे इतिहासकार में थे राजा, बहुत विद्वान राजा जो कि अपने आप को भगवान का पुत्र मानते थे, कोई स्वर्ग पुत्र मानते थे, तो कोई क्या मानते थे उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए देवी देवताओं की पूजा से राजा उच्च स्थिति हासिल करते थे, यानी कि देवी देवताओं के पूजा से वो क्या करते थे, पूजा करते थे, उसके मंदिर बनवाते थे, उसके बाद वो क्या करते थे, उच्च स्थिति हासिल कर लेते थे। और कुषाण शासक ने ऐसा किया था। अब देखिए यूपी में एक
जगह है मथुरा। मथुरा के पास माट में एक देवस्थल है, मतलब देवस्थान है, और देवस्थान पर कुषाण शासकों ने विशाल का एक मूर्ति स्थापित कर दिया है। तो कुषाण शासकों ने एक अपना मतलब कुषाण शासकों का एक विशाल मूर्ति स्थापित कर दिया है। तो ये क्या करते हैं, मतलब भगवान के वहाँ पे एक मंदिर है मथुरा में के पास, ठीक है। तो उसी मंदिर के सामने थी कुषाण शासकों ने क्या कर दिया, अपना भी एक मूर्ति बना दिया है। उससे बड़ा, मतलब भगवान का जितना बड़ा मूर्ति है उससे बड़ा मूर्ति एक बना दिया गया है। और अफगानिस्तान में भी ऐसा किया गया। मूर्तियों के माध्यम से राजा खुद को देवतुल्य पेश करते थे, मतलब मूर्ति के माध्यम से वो ये बताते कि हम देवतुल्य हैं, यानी कि देवता हैं, ऐसा बताते थे। अफगानिस्तान में भी ऐसा मिला है। तो जनता के बीच राजा की छवि कैसी थी? अब तो हम जान गए कि जनता अपने आप को देवतुल्य बताते थे, देवता का पुत्र बताते थे। तो आखिर जनता उसे क्या मानते थे वो जानते हैं। अब देखिए जनता क्या मानते थे, इसके साक्ष्य ज़्यादा नहीं मिल पाए। अब इसके साक्ष्य ज़्यादा क्यों नहीं मिल पाए, इसके पीछे एक रीज़न है, कारण है। वो क्या है? क्योंकि जनता जो होती थी वो क्या होती थी, मतलब वो दिन भर काम पे चले जाते थे, वो फिर रात को थके आते थे, घर में सो जाए, उसके पास लिखने का कोई टाइम ही नहीं होता था जो कि अपने जीवन काल के बारे में लिख सके। तो हमें जनता के बारे में, विचारों के बारे में बहुत कम ही जानकारी मिल पाती है, ठीक है। तो इसके साक्ष्य ज़्यादातर नहीं मिल पाए हैं। जनता कथाओं से इतिहासकार ने पता लगाने का प्रयास किया है, मतलब जनता का कथा जो है उसी से इतिहासकारों ने ये पता लगाया है कि ये कहानियाँ मौखिक थी, यानी कि ये कहानी गढ़ी हुई कहानी थी, बनी बनाई कहानी थी। फिर बाद में इन्हें पाली भाषा में लिखा गया। इन्हीं कहानियों को फिर पाली भाषा में लिखा गया, और फिर गंधतिंदु जनता कहानी प्रजा के मुख के बारे में बताया गया। मतलब इसके बारे में इसी तरह से, मतलब कोई कहानी बता देता था, और ये कायदा कोई कहानी, अब जिन्हें जैसे कि सुना होगा कि कोई बिल्ली रास्ता काट देती है तो अपशगुन होता है। तो ये क्या है, ये एक रूढ़िवादी है, यानी कि पुराने ज़माने से ये किसी ने ऐसा बोला होगा, उसके बाद उसके बेटा, मतलब उसके बाप ने अपने बेटे को बताया होगा, फिर वो अपने बेटे को बताया होगा। इसी तरह से करते करते ये कहानी हमारे तक पहुँच चुकी है। अब हम भी अपने बेटे को बताएंगे। तो ये सब क्या है, ये वास्तव में कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन पुरानी परंपरा है, चली आ रही है, तो सब लोग मानते हैं ऐसा है, ठीक है। और आगे है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपज जो है वो बढ़ने लगा। आपको बताएं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपज बढ़ने लगा, क्योंकि जो हल था उस हल में जो फाल लगी हुई थी, पहले लकड़ी की फाल होती थी, लेकिन अब क्या हुआ, वहाँ पे अब लोहे की फाल लगा दी गई थी। तो देखिए उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग किया गया। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे की फाल का प्रयोग किया गया। यह भी उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। जब खेत अच्छे से जुताई होगी तो खेत में फसल भी बहुत अच्छे से बोया जाएगा, ठीक है। तो फसल को बढ़ाने के लिए कृषक समुदाय ने मिलकर सिंचाई के नए नए साधनों को बनाया। यानी कि कृषक के जो समुदाय थे उन्होंने सिंचाई करने के लिए, पटवन करने के लिए नए नए तकनीकों का, साधनों का उपयोग किया, और फसल की उपज बढ़ाने के लिए कई जगहों पर तालाब, कुएं, नहर जैसी सिंचाई साधन भी बनवाए, जो कि उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अब देखिए ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। अब देखो गांव के जो लोग थे उनमें विभिन्नताएं थी, मतलब हर एक लोग एक दूसरे से अलग होते थे। वो कैसे होते थे, देखिए उपज बढ़ाने का लाभ मतलब हर व्यक्ति को नहीं मिला हुआ था। यानी कि आप अगर गरीब हैं, या मतलब आपका खेत अपना नहीं है, आपका अपना खेत है और उस पर आप खुद ही खेती कर रहे हैं और आप मजदूर हैं, तो आपको उपज बढ़ाने का ज़्यादा साधन नहीं मिल पा रहा है। और आप अगर क्या मतलब एक सम्राट व्यक्ति का खेत कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उपज बढ़ाने के सारे साधन मिल रहे हैं, क्योंकि आपको जो खेती करवा रहा है, कौन करवा रहा है, मतलब सम्राट व्यक्ति करवा रहा है, वो आपको सारी चीज़ें दे रहा है। तो उपज बढ़ाने का जो लाभ था वो सबको नहीं मिला। और भूमिहीन किसान भी था, मतलब ऐसे भी किसान थे जिसके पास खेती नहीं था, वो अपने मतलब मालिक की खेती पर खेती किया करते थे। बड़े जमींदार जो होते थे वो ग्राम या प्रधान का ताकतवर होता था, मतलब बड़े बड़े जो जमींदार होते थे वो प्रधान होते थे, और गांव का ताकतवर एक प्रधान होता था। और जबकि छोटे किसान कमज़ोर वर्ग होते थे, मतलब जिसके पास छोटे छोटे खेत होते थे वो क्या होते थे, छोटे किसान होते थे, तो कमज़ोर होते थे। प्रधान का पद जो होता था वो अक्सर वंशानुगत होता था। वंशानुगत आपको हम बचा चुके हैं, वंशानुगत क्या होता है। तो प्रधान का पद जो होता था वो वंशानुगत होता था। अब देखिए
सिक्का और राजा कैसे आए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सिक्के का चलन से व्यापार आसान हो गया। जब सिक्के का चलन होने लगा तो व्यापार में बढ़ोतरी, मतलब व्यापार आसान होने लगा। क्योंकि पहले जो होता था, मतलब आपको अगर चावल चाहिए तो उसके बदले में कोई एक दूसरा मतलब अनाज देना होता था, तब आप चावल खरीद सकते थे। अब क्या था, जब सिक्का आ गया तो आप सिक्का दीजिए, चावल ले लीजिए, तो मतलब व्यापार में क्या हुआ, आसानी हुई। और चांदी तांबे के आहत सिक्के भी प्रयोग में लाने लगे। ये सिक्के खुदाई में मिले हुए थे और आहत सिक्के पर प्रतीक चिन्ह भी होते थे। इन सभी सिक्कों पर कुछ राजाओं के चित्र भी बने होते थे। सिक्के राजाओं ने जारी करवाए थे और राजाओं की प्रतिमा तथा नाम के साथ सबसे पहले सिक्के यूनानी शासक ने जारी करवाए, जो कि आपको पहले बता दिए कि राजाओं की प्रतिमा तथा नाम के साथ सबसे पहला जो मतलब सिक्का बनवाया था वो किसने बनवाया था, यूनानी शासक ने बनवाया था। अब सोने के सिक्के जो थे वो सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने जारी किए थे। तो यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे, तो कुषाण शासकों ने जारी किए थे। अब देखिए, मूल्यांकन वस्तु के विनिमय में सोने के सिक्के का प्रयोग किया जाता था। जो मूल्यवान वस्तु होती थी, यानी कि कीमती वस्तु होती थी, उसमें किसका प्रयोग किया जाता था, तो सोने के सिक्के का प्रयोग किया जाता था। दक्षिण भारत में बड़ी तादाद में रोमन सिक्के भी मिले हैं। यानी कि दक्षिण भारत में आप जाएंगे नीचे के तौर पर, जब ये वाला जो क्षेत्र हमारा था ये दक्षिण भारत होता है, ठीक है। तो इस तरफ जो हमें मिले हैं बहुत बड़ी संख्या में रोमन सिक्के भी मिले हैं। सोने के सबसे आकर्षक सिक्के गुप्त साम्राज्य ने जारी किए, मतलब गुप्त साम्राज्य ने सबसे अच्छे और आकर्षक सुंदर सिक्के जारी किए थे। अब अभिलेख के साक्ष्य, अभिलेखों की 7 सीमाएं, मतलब अभिलेख जो थे उसकी क्या 7 सीमा थे, तो हल्के ढंग से उत्कीर्ण अक्षर। अब देखिए, अभिलेख जो होते हैं सारे अक्षर पढ़ पाना, यानी कि अभिलेख का सही मतलब निकाल पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। वो कैसे, देखिए कि ये वो इस तरह से कि हल्के ढंग से उत्कीर्ण अक्षर। अब देखिए, कुछ अभिलेख क्या हो गए, मिट्टी में दब गए। मिट्टी में दबने के बाद उस पर जो लिखा हुआ वर्ड था वो वर्ड धीरे धीरे मतलब मिट गया। जब मिट गया तो वहाँ पे जो एग्जैक्ट जो वर्ड लिखा गया था उस वर्ड को पहचान पाना, पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो कुछ अभिलेख में अक्षर हल्के ढंग से उत्कीर्ण हुए, मतलब छपे हुए, ठीक है, उत्कीर्ण किए जाते हैं, जिनमें इन्हें पढ़ने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, कुछ अभिलेखों के अक्षर लुप्त होते, मतलब कुछ अभिलेखों के अक्षर जो हैं वो तो गायब ही हो चुके हैं। वहाँ पे क्या लिखा हुआ था वो हमें पता ही नहीं चल पाता। मतलब कुछ अभिलेख जो होते वो नष्ट हो गए और कुछ अभिलेखों के अक्षर लुप्त हो गए, ख़त्म हो चुके हैं, जिसके वजह से उन्हें पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। मतलब उस जगह पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ था वो हमें पता नहीं चल पाता है, जिससे उस अभिलेख का अर्थ भी बदल जाता है, मतलब भी बदल जाता है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं आती थी। उसके बाद वास्तविक अर्थ समझने में कठिनाई, मतलब अभिलेख में जो वास्तविक अर्थ अब देखिए, हर समय का अर्थ में बदलाव होते जाता है। तो वो उस समय में क्या लिखा गया था, क्या सोचकर वो वर्ड वहाँ पे लगाए गए थे, वो समझ में हमें बहुत कम आते हैं। कुछ अभिलेखों में शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझ पाना पूर्ण रूप से असंभव, यानी संभव नहीं होता है, मतलब असंभव होता है। उस वर्ड को समझ पाना असंभव होता है कि वहाँ पे आखिर क्या लिखा गया था, या इस अभिलेख का मेन मतलब क्या होता है, ये हमें पूरी तरीके से समझ नहीं आता है। और अभिलेख में दैनिक जीवन के कार्य लिखे हुए नहीं होते, यानी कि आम इंसान के दैनिक जीवन का कार्य लिखा हुआ नहीं होता है। अभिलेख में केवल राजा महाराजा की और मुख्य बातों ही लिखे होते हैं, जिनमें हमें दैनिक जीवन के आम लोगों के बारे में, दैनिक कामों के बारे में पता नहीं चल पाता। यानी कि आम नागरिकों का जीवन किस तरीके से था, वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे, किस तरीके से जीते थे, कैसे मतलब रहते थे, उसका घर कैसा था, इन सब के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाता है। हमें जो जानकारी मिलता है वो सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में ही जानकारी मिलता है, क्योंकि हर कोई अभिलेख तो छपवा नहीं सकता था, उस समय उतने पैसे नहीं होते थे हर किसी के पास। तो ये सब समस्याएं आती है। अब देखिए, अभिलेख बनवाने वाले के विचार। अब अभिलेख बनवाने वाले का विचार कैसा है वो जानते हैं। अभिलेख को देखकर यह पता चलता है कि जिससे अभिलेख बनवाया है उसका विचार किस प्रकार से है। ये मान लीजिए कि कोई राजा क्रूर राजा, यानी कि बहुत घमंडी है, बहुत पाखंडी है, बहुत बुरा राजा है, और अब जो अभिलेख लिखता है तो वो अभिलेख लिखने वाला उस राजा के बारे में उस पर गलत शब्द नहीं लिख सकता।
क्यों नहीं लिख सकता? अगर उस पर वो गलत शब्द लिखेगा उस राजा के बारे में, तो वो राजा उस मतलब अभिलेख लिखने वाले को दंड दे देगा। तो इसलिए वो वही वर्ड लिखेगा जो कि राजा को पसंद है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अभिलेख में जो भी लिखा हो, ये ज़रूरी नहीं कि वो सारी बातें सच्चाई ही हो, उसमें मतलब उसकी सच्चाई छिपी हुई भी हो सकती है। तो ये सारी यहाँ पे हमारा जो दूसरा टॉपिक था राजा, किसान और नगर, ये समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं, विजिट किए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। आपसे विनती है, गुजारिश है कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने 5 दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।